खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ शाफिया अंजुम। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पद के निर्दलीय प्रत्याशी मुअज्जम खान एडवोकेट की चुनावी सभा मोहल्ला रमपुरा में आयोजित की गई। सभा में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सभा को संबोधित करते हुए प्रत्याशी मुअज्जम खान एडवोकेट ने कहा कि मैंने शहर को महफूज रखने का काम किया है। हर व्यक्ति के दुख दर्द में हमेशा साथ खड़ा रहा हूं। जहां तक विकास कार्यों का सवाल है वो सब आपके सामने है, जो होता है वो दिखता है। उन्होंने कहा कि आखिर मैं भी इंसान हूं, गलती इंसान से ही होती है। अगर किसी को मुझसे तकलीफ पहुंची है उसके लिए दिल साफ कर ले और माफ़ कर दे। उन्होंने शहर की हिफाजत के लिए वोट देने की अपील की। रिटायर्ड जज मोहम्मद आदिल की अध्यक्षता और साबिर राइन के संचालन में आयोजित सभा को एमपी मुंशी रामपाल, वसीम एडवोकेट, सरदार बलवीर सिंह, शरीफ अहमद, हाजी महबूब राइन, महबूब आलम, शाह आलम, अब्दुल शकूर कलवा आदि ने संबोधित किया। भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। बिजनौर दस्तक के लिए डॉक्टर आफ्ताब नोमानी की रिपोर्ट। हमारे बीच लोकदल के वरिष्ठ नेता हमारे बड़े भाई बलवीर सिंह जी पधार चुके हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। बलवीर सिंह जी पूर्व जिलाध्यक्ष हमारे बीच पधार चुके हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कृपया वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। हमारे बीच माननीय हरिंदर तोमर जी आ चुके हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि स्टेज पर तशरीफ ले आएं। मैं आप सब लोगों को बता दूं कि हमारे पास समय सीमित है। चंद वक्ताओं को बोलने का मौका मिल पाएगा, लिहाजा आप लोगों से दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द आए और अपने स्थान ग्रहण करें। और मेरा अपने मौजूद मेहमानों से भी दरख्वास्त है कि वो स्टेज पे तशरीफ अहमद एडवोकेट को बुला रहा हूं। इस शेर के साथ वसीम भाई, जो हकीकत है कि मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, साहिल पे किसी और साहिल पे उसके हाथ में कोई और हाथ था। वसीम भाई आइए। आइए वसीम भाई, और अपने ख्यालात टाइम का लिहाज रखते हुए आइए। जी जी जी। साफ्तागन से चली हुई हवा पठानपुरे में आंधी बनी और आज रमपुरे में पहुंचते पहुंचते तूफान बन गई है, मुझे दिखाई दे रहा है। आली जनाब इस खूबसूरत महफिल की सदारत कर रहे मेरे बड़े भाई, मेरे बुजुर्ग, सम्मानित आदिल जज साहब, आज के दूल्हा मुअज्जम खान एडवोकेट साहब, संचालन कर रहे साबिर साहब, मेरे सम्मानित बड़े भाई महबूब आलम साहब, और मंच पर तमाम मेरे बुजुर्ग और साथी बैठे हैं। सबका नाम लूंगा, टाइम की पाबंदी पहले ही कर दी गई है, तो मैं सभी लोगों को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। फिर कोई पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मैं आप लोगों के बीच में, जो कि टाइम बहुत कम है, सिर्फ दो बात कहने के लिए आया हूं। यहाँ नजीबाबाद में कुछ माफियाओं ने जन्म ले लिया है। एक सियासी माफिया है जिसने पूरे नजीबाबाद की सियासत को परेशान करके रखा हुआ है। दूसरा माफिया उसने हमारे सर पे थोप दिया। मैं आप लोगों से कहने आया हूं और बार बार कह रहा हूं कि जो दो कलंक नजीबाबाद की धरती पे लग चुके हैं, एक वो जब विधायक बने हैं कभी सरकार नहीं बन पाई है।
मान जाओ कलंक, और दूसरा कलंक एक माफिया को हमारे सर पे थोप दिया गया है। कसम खा लो कि दोनों माफियाओं को दबा बर्बाद कर देंगे, यहाँ से निकाल के फेंक देंगे। आप लोगों से एक और इतना करना चाहता हूँ, देखिए मौजम साहब पढ़े लिखे इंसान है, काबिल है और सब कुछ जानते हैं। 10 साल से नजीबाबाद को संभाल के रखा है। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ और अपील करता हूँ कि 5 साल और उन्हें दे दीजिए। क्या वादा करते हैं 5 साल और मौजम साहब को देंगे? बहुत बहुत सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। साबिर भाई का विशेष तौर पे शुक्रिया, उन्होंने बार बार मुझे फोन करके यहाँ बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हमारा नजीबाबाद सदियों से एक अमन पसंद शहर रहा और यहाँ की गंगा जमनी तहजीब पहले से चली आ रही है और आज इस शहर की जिम्मेदारी आंख मीच के किसी को नहीं दी जा सकती। जो इसके लायक है, जो इसके अहल है, वो जिम्मेदारी इसी को दी जाती है। अब मैं सरदार बलवीर सिंह जी से गुजारिश करूंगा इस शेर के साथ तशरीफ लाए माइक पर। मैं आइए इस शेर के साथ कि कहां से लाओगे ढूंढ कर मेरी नजीर लोग, कहां से लाएंगे ढूंढ कर मेरी नजीर लोग, और मेरा जमीर देखते हैं बेजमीर लोग। आइए सरकार जी। हमारे भी गफ्फार अंसारी साहब तशरीफ ला चुके हैं। हम उनकी दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि स्टेज पे तशरीफ लाएं। लीजिए हमारे बड़े भाई बुजुर्ग हमारे सरदार बलवीर सिंह। आज के कार्यक्रम की सदारत कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष जी और हमारे शहर के मौजूद हमारे साथी डाटा लोग के हमारे शासक शासक रामपाल जी, बलवीर सिंह जी, हरिंदर सिंह जी, भाई भाई इकबाल चौधरी साहब और हमारे मंच पर आए सभी हमारे भाई नसीम साहब। आप लोग किसका नाम या सब लोग हमारे गणमान्य व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं। आप लोगों से अपील करने के लिए हम आए हैं, समय बहुत कम है। हमारा कहना इतना है कि मौजब भाई का जिसने टिकट कटवाया है, मौजब भाई का जिसने टिकट कटवाया है दूसरा टिकट काट दो और निशान आपका उनका निशान है स्कूटर में निशान लगाओ और उनका टिकट काट दो और जिंदाबाद जिंदाबाद लगाते हुए इनको जाके मोहर लगाने का काम करो। जय हिंद जय भारत। हेलो, खलील रेडियो के साथ तशरीफ ले आए, स्टेज पर तशरीफ ले आए। खलील साहब आ गए। आइए खलील साहब। हजरात, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच तशरीफ फरमा है पूर्व सांसद मुंशी रामपाल जी। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात आपके सामने रखें। जनाब मुंशी रामपाल। शुक्रिया साबिर साहब। आज के जलसे के सदर साहब, आज के इस जलसे के दूल्हा हमारे बड़े भाई मौजम खान एडवोकेट साहब, सरदार बलवीर सिंह जी, भाई शरीफ जी, बलवीर सिंह जी, हरिंदर जी, इकबाल चौधरी जी और सम्मानित इस मंच पर सभी मेरे बुजुर्गों, साथियों और इस जलसे में उपस्थित सभी मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मौजम भाई को इस चुनाव में, नगर पालिका परिषद नजीबाबाद के चुनाव में उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए जो आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो जोश और जो जुनून ये आप में पैदा हो चुका है भाई मौजम भाई के लिए, ये 4 तारीख तक इसको ऐसे ही बना के रखना और ये ध्यान रखना, ये जोश और जुनून वोट में तब्दील होना चाहिए। चुनाव चिन्ह स्कूटर है, ये जोश और जुनून जब तक क्योंकि गिनती वोटों की होगी, हम लोगों के यहाँ बैठने की गिनती नहीं होगी। तो ये जोश और जुनून शाम तक, जब तक 6 बजे तक वोट पड़ेंगे, तब तक ये जोश और जुनून 4 तारीख तक हमारा बना रहना चाहिए। मैं एक बात के लिए अवश्य थोड़ा सा समय आप लोगों के बीच से लेना चाहूंगा
कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि शायद गठबंधन में बहुत सारे लोग जो हमारे मुखालिफ नहीं है, गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं, वो लोग ये सोच रहे हैं कि शायद गठबंधन में किसी प्रकार की दरार है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय अखिलेश जी का भी और अपने नेता जयंत चौधरी साहब का भी कि गठबंधन में कोई फर्क नहीं आने वाला। जो गड़बड़ हुई है वो हमारे स्तर पर हुई है, हम छोटे स्तर पर हुई, जिले स्तर पर हुई है। दोनों नेता चाहते थे कि हमें इस छोटे चुनाव में बीच में ना आना पड़े और आप जिले के लोग मिलकर इसे तय कर ले। दोनों ने 6-6 आदमियों की कमेटी बना दी थी और जिसकी 14 तारीख को गठबंधन में बैठकर एक मीटिंग मेरठ में हुई थी। रात को 12:30-1 बजे तक वो मीटिंग चली और इसमें कहां गड़बड़ हुई वो मैं जरा सा और कम शब्दों में, क्योंकि समय का अभाव है, ज्यादा समय नहीं ले सकता। तो रात को 12:30-1 बजे तक मीटिंग चली और उसमें और जगह सब हमारी जहां जहां खींचा खाची होनी थी हो गई। उसके बाद जब बिजनौर की बात आई तो हमने कहा कि भाई बिजनौर सदर की सीट हमें राष्ट्रीय लोकदल को चाहिए। तो समाजवादी के नेताओं ने कहा नहीं, ये हम मौजूदा जो चेयरमैन है उनकी पत्नी हमारी वो समाजवादी की चेयरमैन है, हम उनको टिकट देंगे। डॉक्टर नीरज जी और मैं बरेली और मुरादाबाद मंडल से उस मीटिंग में मौजूद थे। हम दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखकर हमने कहा ठीक है, यदि आप शमशाद भाई की पत्नी मौजूदा चेयरमैन को अगर वहां भी लोगों का टिकट देंगे तो राष्ट्रीय लोकदल इस सीट को छोड़ने के लिए तैयार। लेकिन हमारी शर्त होगी ये टिकट यदि आपने मौजूदा चेयरमैन की पत्नी का काटा तो यहां राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी उतारे। और उसी रात में अगले दिन का हालात पड़ाक में कि जिले के लोगों ने फटाक देने हमारे यादव साहब ने एकदम जिले की सूची जारी कर दी और टिकट जारी कर दिए। और ये जो फीस कान हुई है ये हमारी आपस हुई। जो मेरी आखिर गुजारिश है, केवल अब आपने ये जो आज की तारीख में जो जनसेना खत्म कर देवेंद्र एडवोकेट हमारे पूर्व महासचिव है। देवेंद्र एडवोकेट जल्दी आ जाए, जल्दी 1 सेकंड जल्दी। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकों को एक अनुरोध करूंगा कि मेरे बुजुर्ग, मेरे सरपरस्त श्री मोजम खान साहब को वोट करके स्कूटर पर मोहर लगाकर उन्हें अधिक से अधिक वोटों से विजयी बनाया। धन्यवाद। और मैं चेयरमैन साहब को शेर के साथ बुला रहा हूँ आपकी तरफ से। अंजाम उसके हाथ में आवाज करके देख, भीगे हुए परों से ही परवास करके देख। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अस्करा तो सभी की किनारे पे पहुंच जाती है, ना खुदा जिसका ना हो उसका खुदा होता है। हाँ, एक शेर मैं भी कहूंगा कि हमें किसी की ईद से क्या लेना, हमें किसी की ईद से क्या लेना, हम अपने चांद को देखें तो ईद होती है। मोहतरम मुकाम हमारे भाई और इस इलाके की निहायत काबिल एहतराम हस्ती जो इस बज़्म के सदर मोहतरम हैं हमारे आदिल भाई। इसके अलावा हमारे लोकदल के मुंशी रामपाल जी, ब्रजवीर सिंह जी, इकबाल चौधरी साहब और इसके अलावा हमारे शरीफ भाई हरिंदर तोमर साहब और सरदार जी बलबीर सिंह जी। अरे भाई मैं उनका नाम नहीं होगा तो ये तो जो है कृपान लगा के आए हैं, बात यह है। और मेरे मोहब्बत में सरशार होकर सरदार कुलवंत सिंह जी सोपती, उनके फर्जंद है, अर्जुमंद है, हमारे बिन्नू भाई जिन्हें हम बिन्नू भाई कहते हैं, वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उनकी कमर के अंदर तकलीफ है, वो है। और मेरे साथी, मेरे दोस्त सरदार अमरीक सिंह एडवोकेट और हाजी महबूब साहब, हमारे अनीसुर रहमान साहब, हाजी यासीन साहब, इसके अलावा हमारे
तमाम में किस किस का नाम है, क्योंकि टाइम की बिल्कुल कमी है, बहुत लोग हैं, तमाम को सबको जानता हूं। मेरे कारी फहीम साहब हैं, यूसुफ भाई और डॉक्टर परवेज साहब का बड़ा, बहरहाल सब हजरात जो स्टेज पे तशरीफ फरमा है, और मेरे तमाम दोस्तों और मेरे जहां तक सवाल, मेरे बुजुर्गों और मेरी अगर बेटियां और मेरी बहनें जो मेरी आवाज सुन रही है, मैं उनसे भी मुखातिब हूं कि देखिए, तारीख में कभी कभी ऐसे लम्हे आते हैं, ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं कि हमें एक अच्छा फैसला करना पड़ता है। ये निकाय का इलेक्शन है, ये लोकल इलेक्शन है, इससे ना तो कोई एमएलए बन रहा है, ना कोई एमपी बन रहा है, ना कोई गवर्नमेंट गिर रही है, ना कोई गवर्नमेंट बन रही है। यहां तो ये देखना है कि कौन सा ऐसा आदमी है जो इस नफरतों के दौर के अंदर नजीबाबाद को, अपने नगर को महफूज रख सकता है। मैं कोई ये नहीं कहता कि मैं कोई गैर मामूली काबिलियत का इंसान हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हिकमत का तकाजा कुरान शरीफ में एक लफ्ज हिकमत का आया है, और बार बार के हालात के मुताबिक दिमाग से फैसले होने चाहिए, दिल के फैसले हरगिज़ नहीं होने चाहिए। और सही फैसला हो, अगर सही फैसला है तो हो सकता है कि उस वक्त कुछ लोगों को बुरा लगे, वो लोग आपको बुरा कहें, जैसे कि सीए एनआरसी के जमाने में हुआ। लोग, बच्चे मेरे निकल के आए बाहर, हमने कप्तान से बात करी, हमने कप्तान से ये कहा कि बताइए क्या होगा, बोले ये निकलने मत देना। मैंने कहा नहीं निकलेंगे इसलिए कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, उनके दिलों में बवाल है, और ये सिर से कफन बांध के निकल रहे हैं, निकलेंगे जरूर। मैंने कहा सिर्फ एक काम कर ले, हमारा नजीबाबाद जो है हमेशा से हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमनी तहजीब का गहवारा रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी ये तहजीब जो है पारा हो जाए, एक दूसरे का मुंह देखने के काबिल ना रहे, एक दूसरे से आंखें चार करने के काबिल ना रहे। क्योंकि जिस शहर का मिजाज अगर एक बार खराब हो जाता है तो फिर वो हमेशा कभी ठीक नहीं होता। अगर एक बार एतमाद को ठेस लग गई तो आप अगर चाहें कि 100 साल के अंदर भी उसी एतमाद को बहाल कर दें, वो एतमाद कभी जो है बहाल हो नहीं सकता। आंखें जो है झुकती हैं, जैसे कि सगे भाइयों में होता है, अगर नाचाकी हो गई, अगर वो खांसी भी आ रही है तो दूसरा भाई कहता है कि मुझे खकार के जा रहा है, मुझे चैलेंज कर रहा है खकार के। तो ये बदएतमादी मैंने सारी जितनी बात थी अपने सिर पे उड़, गालियां खाई, बच्चों ने मुझे गालियां दी, निकल के नहीं आए, बाहर नहीं आए। मैंने एसपी से मुआहदा कर लिया था इस बात का कि सीओ आपका बदमाश है, ये शराबी है, ये चाहता ये है कि नजीबाबाद के अंदर हंगामा हो, इसके ऊपर अंकुश लगा लेना, मैं बाहर निकल के नहीं आऊंगा। लेकिन थाने की जीडी के अंदर ये तस्करा भी नहीं आना चाहिए कि यहां कोई जुलूस निकला था और मुकदमा किसी के खिलाफ कायम नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें कामयाब रहा। और देखिए, यही नहीं, पिछले 10 साल के अंदर व्हाट्सएप का मामला आया और बहुत से मामले आए, जबकि ना तो पुलिस थी, इंस्पेक्टर काम रहा है, गाड़ी खड़ी है, क्या करूं, फोर्स नहीं है, सामने लड़के जो हैं वो दुकान लूट रहे हैं। मैंने कहा, अच्छा तू ऐसा कर, जीप के अंदर बैठ। मैंने लड़कों को उठा के जीप के अंदर फेंका, उसमें 1-2 लड़के मुसलमान। देखिए, गुंडे का मतलब नहीं होता है कोई, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, तो गुंडा जो लूट रहा है वो लुटेरा, कोई क्यों ना हो। जब ये मालूम हुआ कि हिंदुओं को कि मैंने मुसलमान के 2 लड़कों को उठा के पुलिस की जीप के अंदर फेंका है, वो झाग की तरह नीचे बैठ गए। सारा जो टेंशन था, जो तनाव था, वो सारा का सारा खत्म। तो मेरा मतलब कहने का यह है कि मैंने 10 साल के अंदर एक मुकदमा किसी भी शख्स के खिलाफ किसी भी मूवमेंट में कायम नहीं होने दिया। इसके अलावा आपने देखा होगा, जब पिछली बार जब काउंटिंग हुई थी, काउंटिंग के दिन कितना हंगामा हुआ था, मेरी बेइज्जती हुई। अगर कोई नेता होता ना, रिवायती नेता, पेशेवर नेता, तो क्या करता कि नजीबाबाद के अंदर आग लगवा देता कि भाई मेरी बेइज्जती हुई है, तुम्हारी बेइज्जती हो, निकलो बाहर, लगाओ आग। बिजनौर के वकील एसपी
एसपी की कोठी घेरने पहुंच गए, याद है? मना किया मैंने कहा हरगिज नहीं, क्योंकि वो आग जो वहां फैलेगी, एसपी की कोठी में आग लगेगी तो उसका असर क्या नजीबात के अंदर भी। मैं जो अपने शहर को मुझे महफूज रखना था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख तक मैं पूरी तरह अपने शहर को महफूज रखने के अंदर कामयाब हूं, और आगे भी ऐसे ही होगा, क्योंकि आगे भी वही हुकूमत है, वही हुक्मरान है, वही निजाम है, वही प्रशासन है, वही शासन है। मैं नहीं कहता कि कौन जालिम है, लेकिन मजलूम तो भाई हम हैं, होता है मजलूम, लेकिन मजलूमियत के लिए भी अदालत है, अदालत के रास्ते खुले हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कमजोर है, ताकत है, और ताकत भी ऐसी है जिसके बारे में आप सब जानते हैं कि क्या ताकत है और क्या नहीं है, और उस ताकत के जरिए हमने मदद भी करी है और आगे भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लोग कुछ कहते हैं कि साहब 78 साल के हो गए, इस सामने कहा हमारे यहाँ के रहबर ने कि मियाँ 78 साल के हो गए, 78 साल के हो गए और साहब जो है इलेक्शन के अंदर है। अरे भाई, बूढ़ा जरूर हो गया हूं, लेकिन कमजोर नहीं हूं। आज भी वही जोश है, आज भी वही ताकत है, आवाज के अंदर वही जान है। अगर कोई बदतमीजी करेगा हुक्मरान, यहाँ का प्रशासन या शासन, तो उसे उसी की जुबान में जवाब देने में समर्थ हूं, बिल्कुल कदे मुझे जवाब इस बात का। जहां तक सवाल विकास का है, मैंने तो अपना रिपोर्ट कार्ड जो था वो दाफ्तगंज की जो वो सभा थी, अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया था कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया। मैंने कहा हुजूर मोहतरम, आप भी अपने रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिए कि 25 साल में आपने क्या किया। आज तक तो कोई जवाब उस रिपोर्ट कार्ड के जवाब में नहीं आया है कि 25 साल में आपने क्या किया। मेरा तो एक छोटी सी कोशिश, यही चौकी पे बारात घर आप देख रहे हैं बन रहा है, 2 मंजिला बारात घर बन रहा है, और इंशाअल्लाह ताला ऐसा बारात घर बनाऊंगा कि ये नहीं है कि गरीब आदमी जो है उसके अंदर शादी करेगा, बल्कि वो लोग जो एवरेज इनकम ग्रुप के लोग हैं वो भी उसके अंदर शादी करेंगे। ऐसा बारात घर बनेगा इंशाअल्लाह ताला। हम क्या हटे, कुछ दिन के लिए चार्ज छोड़ा, म्युनिसिपैलिटी के लोग पागल हो गए, फौरन अपनी टीमें भेज दी गई, मकानों की पैमाइश करो। अबे कोविड के मारे हुए लोग हैं, बीमारी के मारे हुए लोग हैं, इनकी क्या पैमाइश कर रहे हो? कपड़े पहने फिर रहे हैं, सिर्फ अंदर से खोखले। मैं जानता हूं इस बात को, तुम क्या जानो इस बात को? इनकी हड्डियां निचोड़ोगे, इनकी नींद निकालोगे, उनके मकानों की पर पैमाइश कर रहे हो बाकायदा। किस बात की भाई? अगर हाँ बीमारी नहीं होती ठीक है, चलिए, बहरहाल उन्हें मौका मिल गया बीच के चार्ज छोड़ने का, मगर कोई जरूरत नहीं है, मत घबराइए बिल्कुल, बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ताला। और एक बात और, गलतियां होती हैं, जैसे कि मुंशी रामपाल सिंह पाल ने कहा, हमारे एमपी साहब ने, हुक्मरान जो हम पार्टी के सरबराह लोग हैं उनसे गलतियां होती हैं, किसी को टिकट होना चाहिए, किसी को टिकट हो जाता है, लेकिन वहां से तो गलती हो गई। आपकी अदालत मौजूद है, जनता की अदालत मौजूद है, अवाम की अदालत मौजूद है। अवाम इस बात का फैसला करेंगे कि टिकट का सही हकदार कौन था, ये अवाम के हाथ में है। मोहम्मद आजम खान साहब के साथ मैं मुंसलिक हूं, मैं जानता इसलिए मुंसलिक हूं कि तालीम के बारे में जो उस शख्स का कंट्रीब्यूशन है, जो बात वो शायद किसी का नहीं हो सकता। सर सैयद अहमद खान के बाद अगर किसी ने किया है तो वो मोहम्मद आजम खान ने किया, इसलिए मैं उस शख्स की इज्जत करता हूं। उन्होंने मुझसे कहा था कि नाइंसाफी हुई है तुम्हारे साथ, गलत आदमी को टिकट दिया गया है, उस आदमी को टिकट दिया गया है जो गाजियाबाद के हालात को दबा बर्बाद कर देगा। चेयरमैन का होता वो होता है कि दाग धब्बे से पाक साफ। अगर दाग धब्बा लगा हुआ है, मैं नहीं जानता कि किसी ने कुछ किया या नहीं किया, बद अच्छा बदनाम बुरा, बद अच्छा बदनाम बुरा।
बदनाम नहीं होना चाहिए। चेयरमैन का जो आदमी कैंडिडेट है उसे दाग धब्बों से पाक साफ होना चाहिए, तभी लोगों का वो एतमाद उसके ऊपर जमेगा, तभी लोग समझेंगे कि हमारी बहू बेटियों की जो इज्जत आबरू है वो सेफ। मैंने एक निजाम बनाया था कि आने की जरूरत नहीं है, छोटी अगर मरम्मत है तो एक टेलीफोन, नल खराब है तो टेलीफोन, कोई बात है तो टेलीफोन मत आओ, अपना रोजगार करो, सिर्फ टेलीफोन करो, एक सारा टेलीफोन का काम। और के अंदर